हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में खुशियां लेकर आए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हमारी PYQ सीरीज चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का सेशन है। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स हाइट एंड वेट। ऑप्शन ए है बॉडी कॉम्पोजिशन, बी बॉडी मास इंडेक्स, सी सेंट्रल ओबेसिटी और डी वेस्ट सर्कमफेरेंस। हमारे ऊंचाई और वजन को दर्शाने वाली इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम BMI बोलते हैं। BMI को हम कैलकुलेट करते हैं वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, और जो हमारा वेट है वो हमारी जो हाइट है मीटर में उसका स्क्वायर, और उससे जो कैलकुलेशन आती है उसके द्वारा हम ये देखते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। BMI में अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, अंडरवेट, ओवरवेट, ओबेसिटी, नॉर्मल। हम जो हमारा जो भी BMI आता है उसको उस टेबल से मैच करके हम ये देखते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। हम ओवरवेट में आते हैं, नॉर्मल वेट में आते हैं या अंडरवेट में आते हैं। नेक्स्ट है, ओबेसिटी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बी डायबिटीज मेलाइटस, सी हाइपरटेंशन और डी ऑल ऑफ द अबव। मोटापे से निम्नलिखित में से किसका खतरा बढ़ जाता है? जो मोटापा है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम्स को अपने साथ लेकर आता है। जैसे ही इंसान ओबेसिटी का शिकार होता है, उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का खतरा बढ़ेगा, उसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस का भी खतरा बढ़ेगा और उसमें हाइपरटेंशन का खतरा भी बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द स्पॉन्जी स्ट्रक्चर दैट डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस एंड रिटर्न्स वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द मदर। ऑप्शन ए एमनियोटिक सैक, बी एम्ब्रियो, सी प्लेसेंटा और डी यूट्रस। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग स्पंजी संरचना के लिए किया जाता है जो भ्रूण को पोषक तत्व पहुंचाती है और अपशिष्ट उत्पादों को मां तक पहुंचाती है? यानी कि जो फीटस है, जो एक बेबी है अपनी मदर के यूट्रस में है, उस तक कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस बच्चे तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाती है और उसका जो वेस्ट है उसको बाहर लेकर आती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा जो बच्चा है वो अपनी माँ से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर भेजता है। नेक्स्ट है, स्प्राउटिंग हेल्प्स टू इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग। स्प्राउटिंग इनमें से कौन से ऐसे पोषक तत्व है जिनको बढ़ाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए एंड डी, बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी विटामिन ई एंड ए और डी विटामिन ई एंड डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। जब भी हम स्प्राउटिंग की बात करते हैं तो स्प्राउटिंग के दौरान विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जो है उसका कंटेंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है? अल्फा टोकोफिरोल, बीटा टोकोफिरोल, गामा टोकोफिरोल, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो टोकोफिरोल है, अल्फा बीटा गामा, ये सब विटामिन ई के ही पार्ट है, ई के ही भाग है। तो इसमें जो सबसे शक्तिशाली अगर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की बात करें, क्योंकि विटामिन ई हम जानते हैं कि वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है, तो विटामिन ई का जो अल्फा टोकोफिरोल है वो क्या करता है, वो सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अल्फा टोकोफिरोल। नेक्स्ट है, कैल्शियम इज मोर सोल्यूबल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कैल्शियम कौन सी कंडीशन में सबसे ज़्यादा घुलनशील है? एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल पीएच और ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एसिडिक मीडियम। जो कैल्शियम है वो एसिडिक मीडियम में ज़्यादा सोल्यूबल है बाकी मीडियम की बजाय। नेक्स्ट है, इन द फूड इंडस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेडिएशन। एक्स रेज, अल्फा रेज, गामा रेज और यूवी रेज। जो खाद्य उद्योग है यानी कि जो फूड इंडस्ट्री है उनमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली रेडिएशन कौन सी है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यूवी रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है फूड इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है,
न्यूट्रिशनल एनीमिया मेनली अफेक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है वो सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप को अफेक्ट करता है? एडोलसेंट गर्ल्स, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो एडोलसेंट गर्ल्स है, जो चिल्ड्रन है और जो प्रेग्नेंट वीमेन है, ये सब के सब तीनों ही ग्रुप वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशनल एनीमिया जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इन फूड इंडस्ट्री सिट्रिक एसिड इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। फूड इंडस्ट्री के अंदर जो सिट्रिक एसिड है उसका यूज किस रूप में किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स। इसमें कोड दे रखे हैं, ए में ओनली ए, बी एंड सी, और सी में बी, सी एंड डी, और डी में ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे ऑप्शन सी, बी, सी एंड डी, यानी कि कलरिंग एजेंट के रूप में, फ्लेवरिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव के रूप में हम सिट्रिक एसिड का यूज फूड इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। जो सिट्रिक एसिड है वो जो सिट्रस फ्रूट्स है उनमें पाया जाता है, और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। लेकिन जो सिट्रिक एसिड है उसको अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें तो उसको कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट है, BMR रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो BMR है वो किसके लिए रेफर किया जाता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनवॉलंटरी वर्क, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस्ड आफ्टर टेकिंग फूड, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट मास ऑफ फूड, और ऑल ऑफ द अबव। अब बात आती है BMR की। BMR होता क्या है? बॉडी मास बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है BMR की फुल फॉर्म? बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको हम किस रूप में संदर्भित करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनवॉलंटरी वर्क। जो हमारी इनवॉलंटरी वर्क्स है, यानी कि जैसे हम रेस्ट पीरियड में हैं लेकिन फिर भी हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो चल रही होती है, और उस फंक्शनिंग को चलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनवॉलंटरी वर्क इज कॉल्ड एज BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। सबको ऑल द बेस्ट।